हमें फिक्र है आपकी। नमस्कार, मैं हूं आशीष प्रमोद गोस्वामी। कैंसर एक बहुत ही गंभीर बीमारी है जिसमें दुनिया भर में हर साल लाखों लोगों की मौत हो जाती है। कैंसर तो वैसे कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें ब्लड कैंसर को सबसे खतरनाक श्रेणी का माना जाता है। इस कैंसर में शरीर सफेद रक्त कोशिकाएं नहीं बना पाता। हमारा ब्लड बहुत सारी सेल्स से मिलकर बना होता है, जिसमें रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स शामिल होते हैं। तो चलिए आज जानेंगे ब्लड कैंसर क्या होता है, इसके प्रकार, लक्षण, इससे बचाव कैसे किया जा सकता है। आज हम एक्सपर्ट्स के जरिए आपके तमाम सवालों को जवाब आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हमें फिक्र है आपकी। तो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल भार्गव जी हैं, कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर आर.के. चौधरी साहब, जो कि कैंसर रोग स्पेशलिस्ट हैं, विशेषज्ञ हैं। स्वागत है सर आपका, आप दोनों लोगों का स्वागत है जी राजस्थान पर। हमारे आज के एक्सपर्ट्स बताएंगे ब्लड कैंसर के प्रकार, बचाव और इस परेशानी से निपटा कैसे जा सकता है। साथ ही अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमारे साथ सीधा जुड़ सकते हैं। फोन लाइंस खुली हुई हैं, आप हमसे सवाल कर सकते हैं। नंबर एक बार हम आपको बता दें, इसको नोट डाउन कर लीजिए। सवाल जो आपके मन में हो, जहन में हो, अगर आप पीड़ित हैं बीमारियों से तो आप सवाल डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं, सभी स्पेशलिस्ट हैं। 0120715826 ये है पहला नंबर। दूसरा नंबर जो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं आपकी स्क्रीन पर है, वो है 0120715787। तो ये दो नंबर इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं, अपना सवाल पूछने के लिए कॉल कर सकते हैं, क्योंकि आज का जो विषय है वो है ब्लड कैंसर, यानी खून का कैंसर। कैंसर अपने आप में घातक बीमारी होती है जिसमें लोगों की जान पर बनाती है, और हर साल हजारों की संख्या में लोग अपनी जान है वो ब्लड कैंसर से गंवाते हैं। अब ऐसे में ये समझने वाली बेहद ज़रूरी हो जाती है बात कि ब्लड कैंसर से कैसे बचा जा सकता है और क्या इसके सिम्टम्स होते हैं। डॉक्टरों से मैं आपका तारुफ पहले करा चुका हूं जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन अब इनसे बातचीत का सिलसिला हम शुरू करेंगे। चौधरी साहब, शुरुआत मैं आपसे करूंगा। ब्लड कैंसर अपने आप में एक बेहद घातक बीमारी, जिसका सुनकर ही लोग डर जाते हैं, क्योंकि बहुत महंगा इसका खर्चा भी होता है। ऐसे में कैसे पहचान करें, पहले ही कैसे पता कर ले कि हमको ये सिम्टम्स हो रहे हैं ब्लड कैंसर के, से कैसे बचा जा सकता है? सबसे पहले मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा चौधरी साहब। जैसा कि आपने बताया कि ब्लड कैंसर के बारे में कुछ बताया, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी कि वास्तव में ब्लड कैंसर है क्या जी। हमारा उससे जानने से पहले जरूरी कि हमारा ब्लड कैसे बनता है। तो हमारा ब्लड जो बनता है वो बोन मैरो के अंदर बनता है, और उसके 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। एक होता है हीमोग्लोबिन, एक होता है वाइट सेल, और एक होता है प्लेटलेट्स। आम जनता को सब पता है कि इसी चीज़ों के क्या काम होते हैं। नॉर्मली जो ब्लड कैंसर होता है वाइट सेल के एक्सेसिव बनने से या कम बनने की वजह से होता है, और अगर वाइट सेल ज़्यादा बन रहे हैं और एबनॉर्मल बन रहे हैं तो बाकी की जो सेल लाइन्स जैसे हीमोग्लोबिन या प्लेटलेट वो कम बनते हैं। तो हीमोग्लोबिन की कम की वजह से कमजोरी आने लगती है। वाइट सेल खराब होने की वजह से इंसान को बार बार इन्फेक्शन रहेगा, तो फीवर आ सकता है, भूख कम लगेगी, कमजोरी आएगी, और प्लेटलेट के कम होने से ब्लीडिंग के रिस्क बढ़ जाते हैं। ईजी ब्रूजेबिलिटी बोलते हैं, जहाँ हाथ लगाए नीला नीला पड़ गया, या नोज ब्लीड हो गया, गम ब्लीड हो गया, या शरीर के किसी भी नेचुरल ऑरिफिस से ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये तो मेन सिम्टम्स हो गए शुरुआती में। कई बार लिम्फ नोड भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो लिम्फ नोड गले में गांठ बन जाती है, ये भी ब्लड कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। जैसे जैसे बीमारी ज़्यादा बढ़ती है तो और भी सिम्टम आ जाते हैं। स्प्लीन बढ़ जाता है, लीवर बढ़ जाता है, तो पेट फूला फूला लगने लगता है। इस तरीके के ये मेन सिम्टम्स होते हैं जी। बहुत शुक्रिया आपका, तमाम आपने इस पर अपने विचार रखे। लेकिन राहुल भार्गव साहब भी जुड़े हुए हैं, कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। भार्गव जी, अगर मैं आपसे समझूं, देखिए कैंसर तो अपने आप में होता ही है घातक है, और कई प्रकार के कैंसर होते हैं, लेकिन ब्लड कैंसर कितना ज़्यादा घातक हो सकता है, इससे बचाव कितना ज़रूरी है, मैं आपके चश्मे से देखना चाहूँगा। राहुल जी। तो एक तो अब आज की तारीख में जैसे मेरे जैसे डॉक्टर जो हीमेटोलॉजिस्ट हैं जी, वो सिर्फ कैंसर स्पेशलिस्ट नहीं है, वो सिर्फ ब्लड कैंसर स्पेशलिस्ट जी। तो कैंसर में भी सिर्फ ब्लड कैंसर को ही देखते हैं, और वो इसलिए क्योंकि डेप्थ में जा सकते हैं, हर पेशेंट की इंडिविजुअलाइज थेरेपी डिसाइड कर सकते हैं, और जिस प्रकार से रेवोल्यूशनरी तरीके से नई दवाइयां आ रही हैं उसका बेनिफिट हर मरीज को पहुंचा सकते हैं। तो मैं आज की तारीख में सिर्फ 15 कैंसर देखता हूं, वो भी सिर्फ ब्लड कैंसर, जैसे ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, माइलोमा जैसी बीमारियां होती हैं।
रही बात घातक कितना है, आपने बिल्कुल शो में स्टार्ट करने से पहले आपने आम आदमी की जो मन में शंकाएं हैं उसका आपने एड्रेस किया है कि ब्लड कैंसर हुआ तो मृत्यु का संदेश है, डेथ सेंटेंस है, अब मृत्यु आ जाएगी। पर अगर मेरे चश्मे से देखें और 2023 में देखें तो मैं कहूंगा 80% ब्लड कैंसर क्योरेबल हैं। ये ब्रेस्ट कैंसर, कोलन कैंसर, गॉल ब्लैडर और पेनक्रियास जैसे कैंसर से भी ज्यादा क्योरेबिलिटी है। तो जो लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर जो पब्लिक को लगता है कि वो कैंसर क्योरेबल है, हाँ वो क्योरेबल है, पर उनके तादाद में 80% ज्यादा ब्लड कैंसर इलाज के काबिल है और क्योर हो जाते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि CML जैसा बीमारी थी जिसमें लोग अमुंदा 5 साल 10 साल जीते थे, आज वो 65 साल तक जी रहे हैं एक गोली खा के जो कि सिर्फ 2000 रुपए की है, जिसमें बाल नहीं गिरते, उल्टी नहीं होती, तो लोग अचंभित हो जाएंगे। जो आपके दर्शक होंगे वो कहेंगे अरे ब्लड कैंसर का इलाज क्या ओरल गोली से हो सकता है? हाँ, ओरल गोली से हो सकता है। मल्टीपल माइलोमा जिसमें हड्डियों से कैंसर स्टार्ट होता है, उसमें पहले लोग 2 या 3 साल जीते थे, आज वो 10 साल जी रहे हैं। लिम्फोमा, डॉक्टर यादव बात बताएंगे कि लिम्फोमा में, हॉजकिंस लिम्फोमा में स्टेज 1 स्टेज 2 पे 90% लोग क्योर हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं। पीडियाट्रिक ALL जो बच्चों का कैंसर है, उसमें बच्चे ठीक होके, आज कोई कथक डांसर है, कोई लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में गया हुआ है और हर साल इन बच्चों की शादियों में आमंत्रित किया जाता है देखने बताने के लिए कि कितना अच्छा समय आ चुका है। AML है, आज 60 साल की उम्र में भी AML किसी को है तो वो आराम से 5 से 6 साल निकाल सकता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ब्लड कैंसर का निरंतर रूप से इलाज बढ़ता जा रहा है। आज 1990 की बॉलीवुड की पिक्चर नहीं है जिसमें राजेश खन्ना के बाल गिर जाते थे और बाकी पिक्चरों में दिखाया जाता था कि भयानक स्थिति होती है। आज बहुत सुदृढ़ इलाज है, ओरल इलाज है। मेरा अगला सवाल भार्गव जी आपसे यही है कि चूंकि आपने बॉलीवुड फिल्मों की बात की तो हम भी वही देखकर बड़े हुए हैं। कई सारी ऐसी फिल्में उदाहरण के तौर पर दिखाई जाती है कि उसमें पूरे ब्लड का खून बदला जाता है, इस तरीके की बातें होती हैं। बहुत महंगा इलाज होता है कि आप जाइए, इतने लाख का बंदोबस्त करिए, 24 घंटे के अंदर नहीं तो उनकी जान चली जाएगी, इस तरीके की बातें बताई जाती हैं। अब इन बातों में हकीकत में क्या सच्चाई है, मैं सर मैं चाहूंगा आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे, क्योंकि लोगों के मन में डर होता है कि बहुत एक्सपेंसिव, बहुत महंगा इलाज होता है ब्लड कैंसर का और इसे अफोर्ड कर पाना हर किसी की बस की बात नहीं होती है। राहुल जी, रील और रियल लाइफ दोनों अंतर होते हैं। जो हम जिन लोगों को हम देखते हैं, जो बातें सुनते हैं, अब हर पिक्चर में दिखाया जाता है कि पुलिस वाले सारे चोरी होते हैं, पहले ऐसा नहीं होता। तो पिक्चरें अलग हैं जो हमारे को मानसिक रूप से हमारे पे एक चित्र छोड़ के जाती हैं, और रियल लाइफ बिल्कुल अलग है। तो आज जो आप जो डॉक्टरों को आपने बुला रखा है विश्व कैंसर दिवस पे जो 4 तारीख को है, अगर आप उनके माध्यम से सुनेंगे, AML की गोली 2000 रुपए पर मंथ की, AML में आज इलाज 4 से 5 लाख रुपए, और बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो अल्टीमेट चीज है जो ठीक करती है, अमेरिका में जो चीज 1 करोड़ रुपए की होती है वो इस देश में 10 लाख रुपए की होती है। आप समझ रहे हैं बात को? बिल्कुल। तो मल्टीपल माइलोमा का बोन मैरो ट्रांसप्लांट जिसके लिए लोग पहले कहते थे 10 लाख रुपए में होता है, आज वो 5 लाख रुपए में प्राइवेट में होता है, और सरकारी में तो लाख 1.5 लाख में होता है। तो इस बार नवंबर में लैंसेट हेमेटोलॉजी ने हम पे आर्टिकल पब्लिश किया राहुल भार्गव पे, ये कहते हुए कि उन्होंने वर्ल्ड में सबसे लो कॉस्ट बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर बनाए हैं। मतलब $1,500, मतलब $1,500 में आम आदमी ट्रांसप्लांट करा सकता है। हमने बोन मैरो ट्रांसप्लांट बीकानेर में, जो आपकी राजस्थान की पब्लिक सुन रही है, वो बीकानेर में फ्री में जाके ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। इंदौर मेडिकल कॉलेज में, साथ में ESI फरीदाबाद में, पटना में। तो आखिरी माइल तक भी जो आदमी है, लास्ट माइल जो शायद 2000 रुपए भी ना कमाता हो, वो भी आज सरकारी नियम के अनुसार, सरकारी स्कीम के अनुसार फ्री में इलाज करा सकता है। और जो मिडिल क्लास है वो प्राइवेट में भी अच्छी सुविधा लेके 8 से 10 लाख रुपए में ट्रांसप्लांट करा सकता है, उसमें भी सरकार मदद करती है। तो ट्रांसप्लांट कीमोथेरेपी महंगी नहीं रही। मल्टीपल माइलोमा का पूरा इलाज 50,000 रुपए में आज संभव है, और वो टीका जो घर पे जाके लगा सकते हैं, मतलब इंसुलिन की तरह टीका लगाइए, ना बाल गिरना, ना उल्टी होनी, ना अपना व्यापार छोड़ना, आप अपने काम पे जा सकते हो, अपना पूरा नॉर्मल जीवन यापन कर सकते हो। तो बहुत सारी चीजें पिछले 2 दशक में बदल चुकी है। ब्लड कैंसर लाइलाज नहीं, ब्लड कैंसर का इलाज महंगा नहीं है। तो आम आदमी चिंता करता है, बात सोचता है कि ब्लड कैंसर हो गया तो आए क्या होगा। आपको जागरूक होना जरूरी है, ऐसे शोध भी राजस्थान पे सुनना जरूरी है। और तीसरा, कैंसर कीमोथेरेपी इतनी सुदृढ़ हो चुकी है कि वो आपको परेशान नहीं करती, आपको ठीक करने में आपकी मदद करती है। तो ये डरना पीछे छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए,
डॉक्टर, मीडिया सब आपको जागरूक कर रहे हैं। आज की तारीख में हमारा भार्गव साहब, हमारा मकसद भी यही है कि अवेयरनेस लोगों में फैले। थिंग्स चेंज नाउडेज, और लोगों को ये जानना बेहद जरूरी है कि अब जो है फिल्मों में जो दिखाया जाता है वैसा माहौल रह नहीं गया। अब इलाज संभव है, लाइलाज बीमारी ये नहीं है, इसका इलाज हो सकता है, जैसा कि अभी भार्गव साहब ने बताया। मैं चौधरी साहब आपका रिएक्शन लेना चाहूंगा। मैं आजकल देखता हूं बहुत सारी खबरें ऐसी आती हैं कि 6 साल 7 साल के बच्चों को ब्लड कैंसर हो गया, फला कैंसर हो गया, इस तरीके की चीजें हो गई। अब ऐसे में ये कोई इसमें एज ग्रुप बाउंड होता है कि भाई कि इस एज के बाद ही ज्यादातर संभावनाएं होती हैं ब्लड कैंसर की, या किसी भी एज के बच्चों को या किसी भी एज के लोगों को ब्लड कैंसर या कोई भी कैंसर हो सकता है, और इसका मुख्य कारण भी कैंसर? देखो, जैसे डॉक्टर राहुल भार्गव ने बताया कि ब्लड कैंसर ना एक एंटिटी नहीं, ब्लड कैंसर में टाइपिंग्स होती है। अगर मोटा तौर पे हम देखें तो ब्लड कैंसर को हम 3 भागों में पब्लिक पर्सपेक्टिव से बांट सकते हैं। जैसे ल्यूकीमियाज हो गए, जिनको आमतौर पे ब्लड कैंसर माना जाता है। दूसरी क्लास होती है लिम्फोमास, जो लिम्फ नोड में शुरू होती है, और तीसरी मल्टीपल माइलोमा। तो ये जानने से पहले कि ट्रीटमेंट कितना महंगा होगा, या क्या सिम्टम होने वाले हैं, या आउटकम एंड रिजल्ट्स क्या रहने वाला है, इससे पहले ये जानना जरूरी है कि टाइपिंग क्या है, क्या इनको ल्यूकीमिया है, लिम्फोमा है, मल्टीपल माइलोमा। फिर ल्यूकीमिया की अगर बात करें तो ल्यूकीमिया में भी सब टाइप्स होते हैं। मोटी इसमें क्रॉनिक ल्यूकीमियाज होते हैं और एक्यूट ल्यूकीमियाज होते हैं। क्रॉनिक ल्यूकीमियाज को आज की डेट में हम एज ए ऑन्कोलॉजिस्ट उनको कैंसर मानते ही नहीं है। जैसे CML की डॉक्टर राहुल भार्गव ने बात करी, जिसका इलाज सिर्फ एक टैबलेट से हो सकती है और बहुत सस्ती है, रिजनेबल कॉस्ट पे आती है, सब जगह अवेलेबल होती है, और लगभग ना के बराबर साइड इफेक्ट्स होते हैं जी। और उस टैबलेट से लोग 10-20 साल जी लेते हैं। इसी तरीके से दूसरा जो क्रॉनिक ल्यूकीमिया CLL, क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, उसका कई बार डायग्नोसिस के बाद में हम लोग उनका ट्रीटमेंट भी शुरू नहीं करते अगर वो उसके इनिशियल फेज में हो, पेशेंट को ज़्यादा तकलीफ नहीं देते। हम बार बार उनका टेस्ट कराते रहते हैं, और जब हमें लगता है कि ये कैंसर अभी बिगड़ रहा है और तकलीफ कर सकता है, तभी उसकी कीमोथेरेपी शुरू करते हैं। दूसरा मल्टीपल माइलोमा के बारे में बताया। मल्टीपल माइलोमा जैसे आजकल ओरल टैबलेट से ट्रीटमेंट हो जाता है, या इंजेक्शन है तो स्किन में लगता है इंसुलिन की तरह, तो बड़ा ईजी ट्रीटमेंट हो गया। हाँ, जैसे जैसे नई एडवांसेस आ रहे हैं, नए एडवांसेस में न्यू टेस्ट NGS आ गया, तो टारगेटेड थेरेपी आ गई, तो डेफिनेटली वो टारगेटेड थेरेपी महंगी है, लेकिन वो सब लोगों के लिए ज़रूरत नहीं है जी। कैंसर, ब्लड कैंसर के कारण की बात और एज का आपने डिस्ट्रीब्यूशन बताया, तो डिफरेंट टाइप के कैंसर डिफरेंट एज में होते हैं। जैसे मल्टीपल माइलोमा है, क्रॉनिक ल्यूकीमिया है, वो ओल्ड एज की बीमारी होती है। एक्यूट ल्यूकीमिया जैसे ALL है, वो चिल्ड्रंस में ज़्यादा होती है, लेकिन चिल्ड्रन में होने के साथ साथ ALL में जो आज की डेट में क्योर रेट है वो 85% के आसपास है जी। लेकिन सही टाइम पे सही जगह पे पहुंचना बहुत जरूरी है और सही ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। साथ में डॉक्टरों की सपोर्ट के साथ साथ में फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी है। कई बार इन ब्लड कैंसर खास करके एक्यूट ल्यूकीमियाज हैं, जब हम कीमोथेरेपी शुरू करते हैं तो साथ साथ में ब्लड कंपोनेंट की बहुत ज़रूरत होती है, तो उसके लिए फैमिली का सोशल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है ताकि उनको टाइम से ब्लड मिलता रहे। रिस्क फैक्टर में ये एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर और जेनेटिक रिस्क फैक्टर का मिक्सअप होता है, ऐसा कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है, लेकिन कुछ जो रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसमें जेनेटिक्स है, फैमिली हिस्ट्रीज है, स्मोकिंग है, कुछ इन्फेक्शंस हैं, एक्सपोजर टू केमिकल्स है, इनकी वजह से कैंसर के रिस्क, ब्लड कैंसर के रिस्क बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, ये जाहिर तौर पर आपने बहुत अहम बात आपने बताई, क्योंकि ये समझने वाली बात हो जाती है। एक चीज़ और अगर मैं आपसे समझा चाहूँ चौधरी साहब, तो सिम्टम्स की अगर बात होती है तो ऐसा कहा जाता है स्किन डिजीज से इसकी शुरुआत होती है। ऐसी बातें भी होती है कि भाई शरीर के अगर चकत्ते पड़ने लगे या बहुत ज़्यादा किसी प्रकार की स्किन से डिजीज संबंधित कोई डिजीज होती है, तो क्या ये भी माना जाए कि ये भी इसके सिम्टम्स का एक हिस्सा है कि आपको ब्लड कैंसर की ओर आप बढ़ रहे हैं? इसको भी समझना ज़रूरी है चौधरी साहब। नहीं, ये स्किन डिजीज से नहीं होता, पर क्योंकि ब्लड कैंसर में प्लेटलेट अगर कम होते हैं तो ब्लीडिंग की रिस्क ज़्यादा बढ़ जाती है। कहीं से ही ब्लीडिंग हो सकती है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। उसमें जैसे स्किन के अंदर कोई ब्लीडिंग होती है तो जिसको हम परपूरा या पेटिकिए बोलते हैं, जिसमें नीला चकत्ता बन जाता है, ये प्लेटलेट कम होने के साइन होते हैं। जरूरी नहीं है ब्लड कैंसर की वजह से हो, प्लेटलेट अगर किसी और वजह से भी हो गए तो भी इस तरीके से चकत्ते बन सकते हैं। लेकिन ब्लड कैंसर में प्लेटलेट कम होते हैं तो नीले चकत्ते पड़ सकते हैं। अगर किसी को इस तरीके के सिम्टम है तो वो जरूर स्पेशलिस्ट या अपने नियर बाई फिजिशियन से सलाह लें। इसके साथ साथ दूसरे सिम्टम भी होते हैं। ब्लीडिंग शरीर में कहीं और से भी हो सकती है, खासकर नेचुरल ऑरिफिसेस है, जैसे नोजल ब्लीड, नेज ब्लीड होने लग गया, गम ब्लीडिंग्स होने लगी, या लैट्रिन के रास्ते या पेशाब के रास्ते ब्लीडिंग आ रही है, तो CBC एक सिंपल सा हीमोग्राम का टेस्ट होता है, 200-300 रुपये, हमें पता चल जाएगा हीमोग्लोबिन कितना है, प्लेटलेट कितने हैं, TLC कितने, उससे आइडिया लग जाएगा।
ज़ाहिर तौर पर बहुत अहम बात आपने बताया कि आखिर हम पता कैसे लगा सकते हैं। समय रहते इसका जानना बेहद ज़रूरी है। समय पर अगर आप कोई भी बीमारी जान जाते हैं तो उसका इलाज संभव है और इलाज हो सकता है, जैसा कि राहुल जी ने भी अभी बताया। राहुल जी, मैं आपका रुख करूंगा। एक बड़ी चीज़ यहाँ पर ये हो जाती है कि हम देखते हैं कि अभी 2-3 दिन पहले खबर आई कि अमरावती में एक प्रोफेसर साहब है, उनकी मौत हो गई जस्ट ओनली बिकॉज ही वॉज सफरिंग फ्रॉम ब्लड कैंसर, और उनकी डेथ यहाँ पर हुई। एक 7 साल के बच्चे की मौत की भी खबर हमने सुनी। तो ये कौन सा स्टेज होता है सर, जब जैसा कि आपने बताया कि इलाज संभव है, लोगों में अवेयरनेस की कमी है, लेकिन ये बहुत पढ़े लिखे वर्ग हैं, इनकी भी इसमें जो है मौत हुई है। अब ऐसे में ये क्या वजह होती है कि यहाँ पर ये नौबत आ जाती है, लोगों की मौत भी हो जाती है, विशेष तौर पर ब्लड कैंसर में? राहुल जी, देखिए, कोई भी कैंसर का इलाज अभी 100% तक नहीं पहुंचा जी। तो हमको ये समझना जरूरी है कि आपकी चेहरा और आपकी नाक मेरे से डिफरेंट है। हम सब अच्छे बुरे अपने जेनेटिक के वाइज होते हैं जी। बीमारी जेनेटिकली डिफाइंड होती है। पहले याद है आपको, स्टेजिंग होती थी। हर आदमी देश में जो आता था वो पहले पूछता था कि स्टेजिंग कौन सी है। तो स्टेज 1 होता था तो उसके चेहरे पे थोड़ी मुस्कान आती थी। स्टेज 4 होता था, उसका चेहरा मुरझा जाता था। पर ब्लड कैंसर में स्टेज की जगह आज की तारीख में हम जेनेटिक्स की बात करते हैं कि जेनेटिक कौन सी अच्छी है और कौन सी बुरी है, क्योंकि वो दवाई को कितना रिस्पॉन्ड करेगी और कितना रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। तो ऐसी रिपोर्ट्स आती रहेंगी, क्योंकि आज हम 0% से पिछले 50 सालों में, 5 दशकों में हम 0% से उठ के 80% तक पहुंचे हैं। तो शायद हमको 1 या 2 दशक और लगेगा कि हम ऐसी दुखद खबरों को अपने जहन से निकाल पाए और सुनने की हमें मौका ही ना मिले। बट हाँ, जब तक वो होता है, हम क्या कहते हैं, 80% लोग ठीक होते हैं। 80% लोग वो कौन ठीक होते हैं? जो जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचते हैं, जिनमें इन्फेक्शन नहीं होता, जिनकी जेनेटिक्स अच्छी होती है, जो पूरे ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड करते हैं और ट्रीटमेंट नहीं छोड़ते। आज भी देश में अंधविश्वास इतना है कि बहुत सारे लोग दवाई छोड़ के चले जाते हैं। एक मैं आपको बताना नहीं चाहूंगा, एक बड़ा सीनियर ब्यूरोक्रेट को CML हुआ, CML की दवाई छोड़ दी उसने, और दवाई छोड़ने के बाद 2 साल में उसकी मृत्यु हो गई। जिस दवाई को चलते हुए वो 65, 70, 75 साल तक अपना नॉर्मल जीता, सिर्फ अंधविश्वास में। तो आप पढ़े लिखे और नॉन पढ़े लिखों की बात ही नहीं है। जैसी कैंसर आता है, शायद हम सीधे 1990 के दशक में पहुंच जाते हैं और अनपढ़ हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, अनभक्त हो जाते हैं। बिल्कुल, ये बहुत अहम बात आपने कही। हम लोग ना थोड़ा घबरा जाते हैं, और ये होता है ना जब हम अपना पेशेंस खो देते हैं और इस घबराहट में हम ना जाने क्या क्या करने लग जाते हैं। जो चीज बताता हम उसी के पीछे पड़ जाते हैं, शायद इससे ठीक हो जाए, शायद उससे ठीक हो जाए, और ये बहुत बड़ा कारण होता है, जैसा कि आपने बताया। कॉलर्स भी लगातार सर फोन कर रहे हैं। मैं कुछ कॉलर्स का रुख करना चाहूंगा। कृपया करके आप अपना नाम बताएं, कहां से आप बोल रहे हैं, आपका क्या प्रश्न है, आप किससे पूछना चाहते हैं, आप बताइए। शायद फोन डिस्कनेक्ट हो गया, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। राहुल जी, मैं चाहूंगा अपनी बात आप पूरी कर लीजिए प्लीज, क्योंकि कॉलर्स भी लगातार आएंगे तो हम उनका सवाल लेने की कोशिश करेंगे। तो बहुत सिंपल है, सिंपल, कीप सिंपल एंड सिली, जैसे हम कहते हैं, की स्ट्रैटेजी जिसमें आपको बीमारी हुई, बी इंटॉलरेंट टू योर बॉडी। मैं आपसे आज बोलते हैं हम इंटॉलरेंस हमारी सोसाइटी के प्रति है, रिलीजन के प्रति। मैं कहता हूँ बी इंटॉलरेंट टू योर ओन बॉडी। अपनी बॉडी के अंगों से जो संदेश आ रहे हैं उनको समझिए। एक गांठ है, निरंतर रूप से थकान लग रही है, बुखार आ रहा है, स्प्लीन बढ़ती जा रही है, पेट में भूख लगना कम होता जा रहा है, डॉक्टर के पास जाके पूछिए। क्योंकि डॉक्टर के पास इसलिए जाइए ताकि बार बार आपके डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। डॉक्टर और जो डॉक्टर बंधु सुन रहे हैं, आज के युग में कोई भी चीज है उसमें कैंसर को जरूर सोचें और कैंसर की जांच कराएं, जो कि सस्ती है, महंगी जांचें नहीं है। एक CBC की जांच, ब्लड में सिंपल एक CBC की जांच जो 80 रुपए से लेके शायद 350 रुपए तक अपने अपने शहरों के हिसाब से होती होगी, वही हमें बहुत सारी चीजें बता देती है। तो आप सबसे पहले अपने जागरूक होइए, अपने शरीर को समझिए। कोई समस्या है, डॉक्टर के पास जाइए, और डॉक्टर के पास जाने के बाद जो कैंसर स्पेशलिस्ट है, जैसे जो ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट है वो ब्रेस्ट देखेगा, जो कोलन स्पेशलिस्ट है वो कोलन देखेगा, जो हीमेटोलॉजिस्ट है वो ब्लड और ब्लड कैंसर देखेगा, उसके पास जाइए और उसकी जो निर्देश है उनको फॉलो करिए। देखिए, अगर आप निर्देशों को फॉलो करते हैं और ओपिनियंस लेते हैं तो 80% चांस है कि आप क्योर हो जाएंगे। हम ये नहीं चाहते कि आप स्टेज 3, स्टेज 4 में आए, माइलोमा से आपकी हड्डी टूट जाए, आप चल नहीं पाए, आपका यूरिन अटक जाए, आपकी किडनी खराब हो जाए। उससे पहले आइए आप,
देखिए सबसे सिंपल जागरूकता का यही माध्यम है। हम शायद आज ब्लड कैंसर को होने से बचा नहीं सकते, पर आपको जागरूक करके जल्द से जल्द अस्पताल में लाके आपको नॉर्मल जीवन यापन करने में मदद कर सकते हैं। ठीक किया जा सकता है, बिल्कुल जाहिर तौर पर, और सामान्य जीवन जिया जा सकता है इन बिटवीन अगर आपको ब्लड कैंसर या कोई भी कैंसर है तो। इसलिए कहते हैं कि समय अब बदल चुका है, हिंदुस्तान बहुत आगे बढ़ चुका है इन तकनीकों में भी। चौधरी साहब, मैं आपका रुख करना चाहूंगा क्योंकि इस तरीके की बातें होती हैं जिनके रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, क्या उनको चांसेस ज्यादा होते हैं विशेष तौर पर कैंसर या ब्लड कैंसर के? बिल्कुल, जिनकी इम्यूनिटी कम होती है उनको कैंसर के रिस्क ज़्यादा होते हैं, भले वो ब्लड कैंसर हो कि या बाकी के कैंसर हो। मुझे लगता है कि इस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है जागरूकता की, और जियो न्यूज़ मेरे ख्याल से काफ़ी कोशिश कर रहा है। और मुझे सिंस राजस्थान से जुड़ने का बार बार मौका मिलता है, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे को अच्छा लगता है। और अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, लोगों में जागरूकता फैलाना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भी तरीके के सिम्टम्स और लक्षण होते हैं तो अपने आसपास के डॉक्टर से ज़रूर मिले। और जो प्राइमरी केयर फिजिशियंस होते हैं उनके लिए भी मैसेज है, अगर इस तरीके से कोई भी चीज़ें आती है जहाँ प्लेटलेट कम होते हैं या टीएलसी बड़े होते हैं या हीमोग्लोबिन कम होता है, तो कैंसर को एक ब्लड कैंसर को डिफरेंशियल डायग्नोसिस में जरूर रखें और अपने जो कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं उनसे ज़रूर मशवरा करें, सलाह लें। बिल्कुल सही तौर पर, और ये समझना बेहद ज़रूरी है कि अगर आपको हल्के से भी सिम्टम्स फील होते हैं, जो भी तमाम जो विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद है वो बता रहे हैं, बार बार इस पर जोर दे रहे हैं कि अगर आपको सिम्टम्स फील होते हैं, इफ़ यू फील समथिंग, तो तुरंत जो है आप डॉक्टर से संपर्क करिए। खुद ही जो है हकीम मत बन जाइए, ज़रूर डॉक्टर से संपर्क करके वो आपको बेहतर तरीके से गाइड कर पाएंगे, वो आपको देख कर बता देंगे कि आपको क्या समस्या है। राहुल भार्गव साहब, मैं आपका रुख करूंगा। अभी मैं 2-4 दिन पहले एक मेरे मित्र हैं, उनसे मैं बात कर रहा था। उन्होंने बोला कि मेरी सास को जो है कैंसर हो गया है, अब उनको अमेरिका लेकर जा रहे हैं। अब ये मुझे समझ में नहीं आता, जब बात किसी बड़ी बीमारी की होती है तो जो पैसे वाले लोग होते हैं तो कहते हैं भैया हम तो अमेरिका लेकर जाएंगे, वहां इलाज कराएंगे, क्योंकि युवराज सिंह का इलाज वहीं हुआ था, फला हीरो का इलाज वहां हुआ था, फली हीरोइन का इलाज वहां पर हुआ, तो वो ठीक होकर आ गए तो हम भी अमेरिका लेकर जाएंगे। तो ये जो मानसिकता है, इससे कैसे बचा जाए, उसको कैसे दूर भगाया जाए, ये कैसे बताया जाए लोगों को कि हिंदुस्तान अब सक्षम है, अमेरिका जाने की आवश्यकता नहीं है? राहुल जी, एक सिंपल सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे फोर्टिस अस्पतालों में 80 से ज्यादा कंट्रीज के लोग अपना इलाज कराने आते हैं, वेस्ट इंडीज से लेके मंगोलिया, ऊपर यूरोप से लेके मेक्सिको तक के लोग यहाँ पे इस देश में इलाज कराने आते हैं। मिडिल ईस्ट पूरा इराक है, जो आपका बहरीन है, ओमान है, यमन है, सीरिया है, और इधर कजाकिस्तान, किर्गिस्तान के लोग हमारी पद्धति, हमारे अफोर्डेबिलिटी पे ट्रस्ट करके यहाँ आज की तारीख में 98% जो टेक्नोलॉजी है जो अमेरिका में है वो इस देश में अवेलेबल है। तो लोग, आम जनता को ये आश्वासन मैं देना चाहूंगा आपके माध्यम से, आज की तारीख में कोई ऐसी चीज नहीं है एक्सेप्ट CAR T सेल को छोड़ दीजिए जो हमारे देश में नहीं होती। अब दूसरी बात, मैं आपको अगर इकोनॉमिक्स की बात समझाता हूँ, जो अमेरिका में बोन मैरो ट्रांसप्लांट $1 लाख का होता है, वो इस देश में $10,000 का होता है। जो वहां पे $3 लाख का होता है, वो इस देश में $25,000 का होता है। और साथ ही में डॉक्टर्स, अगर आप देखें अमेरिका के, अभी आपको विचित्र बात बताता हूं, मेयो क्लिनिक से एक इंसान, एक डॉक्टर अपनी दवाइयां लेके आया सारी की सारी $40,000 की, जो यहाँ पे $1 लाख की मिलती थी, वो बनी कहाँ थी? तेलंगाना में। तो अमेरिका में डॉक्टर भी हिंदुस्तानी, दवाई भी हिंदुस्तानी। तो अपने लोगों को, ये नया इंडिया है दोस्तों, मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहूंगा कि अपने विश्वास करिए अपने डॉक्टरों पे, अपनी पद्धति पे, अपने सिस्टम पे और अपनी दवाइयों पे, क्योंकि यही दवाइयां जो हैं वो अमेरिका के लोग ले रहे हैं एट मच हायर कॉस्ट देन अपने को जो मिल रही है। तो हमारे देश में अब विदेश जाने का शायद 1-2 इंडिकेशंस को छोड़ के कोई और माध्यम नहीं। हाँ, साइकोलॉजिकली जरूर रहता है, शायद प्राइवेसी के इश्यूज ज्यादा रहते हैं कि लोग प्राइवेसी के इश्यूज की वजह से जाते हैं, बट जो भी रिच है या गरीब आदमी है, सबका इलाज आज देश सक्षम है करने में, ये विश्वास दिलाना आवश्यक है। क्योंकि कोई पद्धति ऐसी नहीं है, वो इन्फेक्शन रेट्स हो, वो शायद पॉल्यूशन हो सकता है, पॉल्यूशन थोड़ा कम हो वहां पे, पर इन्फेक्शन रेट्स आज किसी भी बड़े अस्पताल में, अपोलो, वेदांता, मैक्स, इसमें बराबर है और कम है, अमेरिका के मुकाबले में कम है। मैं बार बार ये बोलूंगा, अमेरिका के मुकाबले में कम है।
तो आप लोगों को घबराना बिल्कुल। अब आपने जो बताया, जो आपने अभी ये आर्थिक रूप से समझाया कि जहां $1 लाख और कहां $10,000, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दिस थिंग्स। अब ऐसे में ये लोगों को समझना बेहद जरूरी है कि जान लीजिए, समझ लीजिए, अच्छे से R&D कर लीजिए, उसके बाद ही अमेरिका और जो है लंदन भागिए, क्योंकि हिंदुस्तान अब सक्षम है और यहाँ पर इलाज भी संभव है। आप लोग जुड़े हमारे साथ, आपका बहुत शुक्रिया। राहुल जी, समय निकालने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कैंसर पर विशेष तौर पर हमसे बात करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए। तो लगातार देखते रहिए हमारा ये कार्यक्रम, क्योंकि हमें फिक्र है आपकी। फिलहाल इजाजत दीजिए।